गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत दिनों से बात हो रही थी कि रीजनिंग की क्लासेस भी होनी चाहिए, तो आज हम रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं। मगर रीजनिंग पढ़ने से पहले एक बात जानें कि रीजनिंग एयरफोर्स नेवी में जो होता है वो रेलवेज, बैंकिंग या एसएससी से उनका लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता है। कहना तो ये चाहिए कि उनसे थोड़ा आपको आसान होता है आपका एयरफोर्स नेवी का रीजनिंग। हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें सिलेबस हम डिस्कस कर लेंगे, तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वैसे अभी के लिए बता दूं कि जो चैप्टर मैंने चुना है उसका नाम है कोडिंग, और इससे केवल 2 क्वेश्चंस आते हैं। वैसे कोई भी व्यक्ति अगर रीजनिंग का बेसिक स्टार्ट कर रहा हो, ABCD मतलब रीजनिंग स्टार्ट ही कर रहा हो, तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत फ़ायदेमंद है। कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से अगर वो स्टार्ट से सीखना चाहता है तो ये रीजनिंग उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो बॉटम लेवल से इसको स्टार्ट करने वाली हूँ। आज का टॉपिक कोडिंग है, जो बहुत ज़रूरी होता है। इस पर आधारित आपके और भी चैप्टर्स हैं, जैसे आप एनालॉजी बनाते हैं, ऑड मैन आउट बनाते हैं, अर्थात बेमेल छाटिए, समानुपाती चुनना, और फिर सीरीज़ वगैरह है, तो वहाँ भी इसकी मदद और हेल्प की ज़रूरत हमको पड़ती है। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ें। मैंने लिखा है यहाँ बेसिक रूल्स फॉर कोडिंग। ये इसलिए लिखा है क्योंकि हम अभी बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैंने कुछ कैटेगरी वाइज बांटा है। याद रहे, एग्जामिनेशन में ऐसा कोई कैटेगरी नहीं होता है, सीधे क्वेश्चंस होता है और वो लिखता है यदि राम का कोडिंग ये है तो बताइए कि श्याम का क्या होगा, समथिंग लाइक दिस। वहाँ ये नहीं लिखता है, मगर मैंने इसको कुल 5 कैटेगरी में बांटा है, 1 2 3 4 5, जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, और उनका एक सर्टेन नेम भी दे दिया है ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो पहला है इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। फाइंड द वैल्यू, मूल्य पता, मैंने उसका डिजिट पता करना होता है हमें। रिवर्स ऑर्डर, विपरीत दिशा में। रीअरेंज द वर्ड, एक ही वर्ड के अक्षरों को उलट पुलट कर दिया जाता है, हमें वापस रीअरेंज करना है उसको। और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, ये बिल्कुल अलग तरीके का, हम इसको भी देख लेंगे। तो कुल 5 प्रकार है जो आपके एयरफोर्स नेवी में या कोस्ट गार्ड में पूछा जाता है। इससे थोड़ा एडवांस लेवल का भी हम सीखेंगे, बट उसके लिए हम इसका कोडिंग पार्ट 2 बनाकर देख लेंगे। अभी जो हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। कभी भी आप रीजनिंग जब पढ़ना स्टार्ट करें या रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि आप ABCD ज़रूर Z तक लिख लें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों चाहिए होता है। एंड स्पीड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा स्पीड से बनाएं। जो मैक्सिमम टाइम हम लोगों ने निकाल के रखा है वो औसतन 30 सेकेंड होता है एक क्वेश्चन रीजनिंग का सॉल्व करने के लिए आपके पास, अदर सब्जेक्ट को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं आपको सॉल्व करने को। मैथ है, फिज़िक्स है, इंग्लिश है, GS है। तो उसके साथ इसका तालमेल बिठाने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है पहले कुछ ट्रिक्स का भी ध्यान रखें कि कैसे आपका समय बचत हो। तो अगर आप A से Z तक स्क्रीन पर लिखकर छोड़ देते हैं तो बाद में आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। कैसे होगा हम सॉल्व करके देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर का है, बढ़ते क्रम का, तो पहले हम थोड़ा इसको इरेज कर लें जो हमारे पास है अभी। तो उसमें लिखा गया है कि राम का कोडिंग है SBN। तो एक्चुअली हुआ क्या, RS में कैसे बदल गया, R के लिए S, A के लिए B और M के लिए N। तो हुआ क्या, ये बहुत आसान है, आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। R का S होने का अर्थ है कि इसने एक घर आगे मूव किया, +1 हो। A का B हो गया तो यहाँ भी +1, एक घर आगे गया। M का N हो गया, दैट मीन्स +1, एक घर आगे गया। अभी हम सीता का भी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सीता का कैसे होगा देखा जाए। सीता का भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, एक घर आगे जाएंगे। S से +1 अगर आप करेंगे तो ST, तो हमने लिखा T, फिर I का एक घर आगे गए J, T का, T के बाद U होगा, एक घर आगे गए तो, और A का B होगा, हम सभी जानते हैं। तो हमारा आंसर हो गया TJUB। और ये ऐसा ही नहीं होता, बहुत प्रकार से घुमा फिरा कर पूछता है। जैसे एक अगला क्वेश्चन हम ले ले, रेन का उन्होंने कोड वर्ड बनाया है SCLR। तो ये कैसे हो गया, R का S हुआ, R का S एक घर आगे गया तो हमने +1 किया। A का हो गया C,
अगर आप देखें तो ए के बाद बी सी 2 घर का मूवमेंट, दैट मीन्स 2 बार घर आगे चले। घर से मेरा मतलब है यहाँ अक्षर, 2 अक्षर आगे बढ़ा है। आई का एल हो गया, तो आई से एल जाने के लिए जे के एल अर्थात 3 अक्षर आगे गया है, तो +3। और जो नेक्स्ट है एन का हो गया आर, एन OPQR 4 घर आगे गया है, OPQR, तो हमने लिखा +4। अब इसी तरह पार्ट का भी कर ले, P का हो जाएगा, 1 घर आगे जाएंगे +1 तो Q हो जाएगा, A का 2 घर आगे जाएंगे तो C हो जाएगा +2, R के 3 घर आगे जाएंगे तो STU हो जाएगा, और T के 4 घर आगे जाएंगे तो 1 2 3 4 X हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये आपको किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं इतना सिंपल हो। कई बार मैंने यहाँ तक देखा है 3 3 4 4 5 6 मैक्सिमम 8, बहुत हाईएस्ट गया तो 9, इससे ज़्यादा नहीं जाता। जनरली ये जो बढ़ने का क्रम है इनका, दैट मीन्स जो बढ़त लिया आर से ए पे गया, 1 घर बढ़ा, तो हो सकता है 8 घर का बढ़त हो सकता है 6 घर का बढ़त हो सकता है एक ही पैटर्न का बढ़त हो, जैसे इसमें बढ़ते हुए क्रम में गया। अब हम एक और छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि ये मैन है, मैन का उसने कोडिंग बनाया, इसका कोडिंग बनाया, इसका बनाया P, तो क्या हुआ यहाँ पर, उसने M से NO +2 किया, A का B हो गया +2, N का P हो गया +2, 2 घर चला, +2 से 2 घर आगे बढ़ा। तो इसी प्रकार से बढ़ते हुए क्रम को बताया जाता है। इस पर बहुत तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बोल रही हूँ और दोबारा बोल रही हूँ कि आप ये ध्यान रखेंगे कि अभी हम सिर्फ रूल सीख रहे हैं, फिर जब हम लाइव क्लास हम लोग करेंगे तो उस समय क्वेश्चंस बहुत सारे हम डिस्कशन और करेंगे, तो अगर आपको कोई बात रह गई हो तो वो क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा बढ़ते हुए क्रम, इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं। अगला है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स घटते हुए क्रम में। अभी भी मैंने ABCD को ऊपर स्क्रीन पे रखा है आपको यही समझाने के लिए कि कहीं रफ में आप ज़रूर A से Z तक लिख लेंगे, इससे आपको बहुत आसानी होगी, बहुत सारे क्वेश्चन में मदद पड़ेगा। बहुत लोग कोडिंग का इस्तेमाल समझते हैं केवल यहीं तक है, ऐसा नहीं है। अगर आप जब एनालॉजी बनाते हो, ऑड मैन आउट सॉल्व करते हो या फिर सीरीज़ के क्वेश्चन बनाते हैं, तब भी इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है। तो हम अगला क्वेश्चन देखें। इसमें लिखा है कि राम का कोडिंग है QZL। तो क्या हुआ, अगर आप नोटिस करेंगे तो R से फॉरवर्ड जाने पर S मिल रहा है, तो ये क्या हुआ कि बैकवर्ड गया है, पीछे की ओर लौटा है। दैट मीन्स जब ऐसा सिचुएशन हो, अल्फ़ाबेट आगे ना जाकर पीछे की ओर लौट रहा हो, तो उसको हम माइनस का सिचुएशन घटते क्रम में मानते हैं। तो ये -1 हो गया। और M का L है, तो यहाँ भी -1 है। मगर जब A का हम Z ले रहे हैं तो ये देखने में लग रहा है कि A से Z गया, तो इट मीन्स +25 है। ऐसा नहीं है। धारणा ये है कि जब आप कोडिंग सॉल्व कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि ये सब एक सर्कल में लिखा हुआ है। अगर हमें बढ़ते क्रम में अगर चीज़ों को जोड़ना है, मान लीजिए A से 2 घर आगे जाना है तो BC ऐड किया, बट अगर जब घटते क्रम में जाएंगे तो पीछे की ओर लौटेंगे, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा हमारा। तो C से अगर 2 घर पीछे जाना था तो कहाँ पहुँचेंगे, A के पास। तो ये अगर पूरा जो अल्फ़ाबेट है वो एक सर्कल में यदि लिखा है तो ABCDEFGHIJ के पूरा लिखने में टाइम लगेगा, तो मैंने कम से ही काम चलाया। पूरा मैंने 26 लिखा, करते हुए हम X Y एंड Z पर आ गए। तो अब यदि मुझसे कोई कहे कि A से 2 घर पीछे जाओ, ओहो, अब यदि मुझे कहे कि कोई A से 2 घर पीछे जाओ, तो हम क्या करेंगे, Z Y, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्लॉकवाइज
और डिक्रीजिंग ऑर्डर में एंटी क्लॉकवाइज। यही हमारा ऑलमोस्ट मूवमेंट होता है। तो अभी हमें 2 घर पीछे जाना था तो हम पहुंचे y के पास। यहाँ भी a को 1 घर माइनस करना था, 1 घर माइनस करना था। जब उसने माइनस किया तो z के पास पहुंच गया। सो द आंसर इज a का हो गया z-1। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मान लीजिए इमेजिनेशन से हो जाता है कि एक सर्कल है ABCD, उसी में लिखा है क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। अभी हम सीता को देख लें तो सीता का क्या होगा, तो हम भी माइनस करें, S से 1 घर पीछे जाएंगे तो R हो जाएगा -1, I से 1 घर माइनस करेंगे तो H हो जाएगा -1, T से 1 घर माइनस करेंगे तो S हो जाएगा, और अगर हम A से 1 घर माइनस करेंगे अगेन तो Z ही होगा। अब यहाँ क्या हो गया है ये भी हम देख लें। यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा कि बैंड का है AYKZ, बैंड का है AYKZ, तो बताइए कोट का क्या होगा। तो बैंड में भी 1 घर माइनस हुआ है, B से 1 घर पीछे गए, A से अभी उन्होंने Y की ओर इशारा किया, दैट मीन्स A को बदलकर Y में कर दिया। तो कितना घर गया, 1 2, 2 घर पीछे गया तो ये हो जाएगा -2। फिर N से K जाते हैं हम, 1 2 3 -3 पीछे की ओर, और D से फिर उसी तरह हम जाते हैं तो D से 1 2 3। अब वही बात है, D से हमको 4 घर पीछे जाना है क्योंकि -1 -2 -3 -4 की बारी है। तो 1 2 3 4, तो हम 4 घर पीछे गए तो ये हो गया -4। दैट मीन्स आगे वाले क्वेश्चन में भी हमको -1 -2 -3 -4 जाना है। तो C से 1 घर माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा B, O से माइनस करेंगे 2 घर तो M, A से 3 घर माइनस करना है तो 1 2 3 X हो जाएगा, और T से 4 घर माइनस करेंगे 1 2 3 4 P। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे कि इसी तरह से क्वेश्चंस को पूछा जाता है, कभी बढ़ते क्रम में कभी घटते क्रम में, मगर ऐसा हमेशा हो ज़रूरी नहीं है। कई बार बढ़ते और घटते क्रम को मिलाकर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो हम अगला एक क्वेश्चन देख ले इसी तरह से, जो मिक्स्ड क्वेश्चन के नाम से यहाँ हम लोगों ने लिखा है। थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर ले। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही हो। सबको लगभग ये पता होता है, मुझे बेसिक से स्टार्ट करना था इसलिए मैंने इतना बॉटम लेवल से स्टार्ट किया है। तो मैंने इसको एक बार फिर क्लियर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ऑरेंज मिक्स्ड क्वेश्चन जो मैंने लिखा उस पर लिखा है, ऑरेंज का कोडिंग है PQBMSD। यहाँ क्या हो रहा है देखें, O का हो गया है P, O P में बदल गया तो क्या हो गया OP +1 है। R का हो गया है Q, दैट मीन्स -1 है। A का हो गया है B, दैट मीन्स +1 है। N का हो गया है M, तो दैट मीन्स -1 है। फिर उसी तरह से +1 GH, ये हो गया -1। तो ज़रूरी नहीं केवल बढ़ते या घटते क्रम में पूछे, दोनों को मिलाकर भी क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं। ये बेहद आसान है इस लेवल तक, ऐसा नहीं है। अब इसमें बहुत सारे ट्विस्ट ऐड हो गए, कुछ ट्विस्ट हम आगे देख भी लें। एक बार इसको हम थोड़ा सा ट्विस्ट को भी देख लें कि ट्विस्ट क्या हो रहा है। इसी में से एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं जो देखा गया है। एक बड़ा आसान क्वेश्चन था कि ब्लू का कोड वर्ड है, सपोज करिए ऐसा कुछ कोड वर्ड बनाया गया कि ब्लू का कोड वर्ड है तो बताइए कि ग्रीन का क्या होगा। ब्लू का कोड वर्ड ये है तो ग्रीन का क्या होगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले से पहले वाले वर्ड को मैच करते हैं, और कभी जब आप मैच करते हैं और ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखे, कोई बैलेंस ही ना दिखे, क्योंकि एक बात बहुत ज़रूरी, भले ये कोडिंग में बढ़ते और घटते क्रम हम देख रहे हैं, मगर जो बढ़ने और घटने का क्रम है ऑलवेज सीक्वेंस में चलता है, कोई ना कोई नियम पालन होता है।
बढ़ रहा है तो सभी एक एक दो दो करके बढ़ रहे हैं, या घट रहे हैं तो एक एक दो दो करके घट रहे हैं। ऐसा कुछ नियम ज़रूर पालन होता है। ऐसा नहीं है कि एक 4 बढ़ गया, दूसरा 8 बढ़ गया, फिर घट के 3 बढ़ा, फिर दूसरा 7 बढ़ा। रैंडम कुछ नहीं होता है, एक क्रम सिस्टम ज़रूर होता है। अगर आप यहाँ वो ट्राई करना चाहें तो फेल आपको दिखाई देगा। बी का हो गया एफ, तो 1 2 3 4। एल का हो गया वी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यू का हो गया एम, तो पीछे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। दैट मीन्स अगर हम नोटिस करें तो कोई क्रम फॉलो नहीं हो रहा है। बात समझ में भी नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। जब ऐसा सिचुएशन हो तो आप थोड़ा ध्यान रखना। तब क्या करना, समझना कि बनाने वक्त कोई ना कोई बनाने के बाद, आंसर को सॉल्व करने के बाद उसके क्रम सिस्टम को बदला गया है। अब ये क्रम सिस्टम कैसे बदला, क्या बदला, हम देख लें। तब आप क्या करें, शुरू वाले को अंत वाले से या बीच वाले से, मध्य वाले से, किसी से मिलाकर देखें। पहले मैं ये जो हमने लिखा है इसको क्लीन कर दें। अब हम लिखना स्टार्ट करें तो हमने देखा, अगर नोटिस किया तो अगर हम लास्ट वाले से ट्राई करके देखें, सॉरी, अगर हम इसको ऐसे ट्राई करके देखें, ई का एफ हो सकता है +1, यू का भी +1, एल का एम +1। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, इसको सी लिखना चाहिए था हमें। तो यहाँ पर भी ये हो गया है +1। तो इतना जो जटिलता दिख रहा है, ऐसा कुछ जटिलता एक्चुअली है नहीं। हम एक बार आपको थोड़ा इसको सरल भाषा में समझाएं। आप क्या करिए, आप इसको नॉर्मली बनाइए। ई का एफ है, ई का एफ है, यू का भी है, एल का एम है, बी का सी है। एक्चुअली इसने क्या किया, सबको सिर्फ +1 किया। बी का सी +1, एल का एम +1, यू का भी +1, ई का एफ +1। तो लिखना चाहिए था CMVF, CMVF। मगर जब लिखने की बारी आई, बनाया बिल्कुल सीधे सीधे नॉर्मली +1 +1 +1। जब लिखने की बारी आई तो उसको उलट कर उसने लिख दिया। ये आजकल बहुत यूज़ हो रहा है, उलट कर लिख देना, कभी बीच से तोड़ कर लिख देना। तब थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ा वहाँ अटेंटिव रखें, आगे से या पीछे से। जनरली उलट कर लिखने की परंपरा ज़्यादा है, सीधे सीधे सॉल्व करके। आपके लेवल तक की एग्जामिनेशन की बात करूँ मैं, बैंकिंग रेलवेज़ की बात नहीं कर रही हूँ। तो आप थोड़ा वहाँ अलर्ट रहेंगे, और जब बिल्कुल मैच ना करे तो ऐसे चेक ज़रूर करेंगे। उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करें, जो वहाँ प्रोसेस हुआ था वही यहाँ पर भी लागू होगा। तो अगर हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो +1 G का H, R S E F, ये भी F, और M N O। तो इसी चीज़ को ये देखने में 8 लग रहा है, मगर है नहीं एक्चुअली। तो हम क्या करेंगे, ये RS, तो अब ये बना लिया हमने, सीधे सीधे +1 +1 +1 कर लिया। और इसको लिखते की जब बारी आएगी तो इसको उलट कर हम लिख देंगे। तो लिखेंगे क्या, O F F S H। ये बहुत होता है, आप इसका ध्यान रखेंगे। आजकल बनाते तो बहुत सिंपल तरीके से हैं, मगर उलट के लिख देना या ट्विस्ट करके लिख देने का प्रयास होता है। बढ़ते या घटते क्रम के क्वेश्चन में ये नया ऐड हुआ है, आप इसका ध्यान रखेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर जब हम लाइव क्लासेस करेंगे क्वेश्चंस के डिस्कशन के लिए, तब भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है लिखा है कि सिंपल का हो गया 37294। मैंने इसका नाम रखा है फाइंड द वैल्यू।
ये एक नाम है बस, कुछ नहीं। एक्चुअली ये डिजिट्स पर बेस्ड होता है, तो मैंने वैल्यू सबका यूज़ किया। आप क्वेश्चन में ऐसा लिख कर नहीं आएगा, लिख कर आएगा सिंपल का कोड वर्ड ये है, तो मेन का क्या होगा। तो हम बनाना स्टार्ट करें। सिंपल का आप नोटिस करिएगा इसने क्या किया है। S का 3, I का 7, M का 2, P का 9, L का L का 5, E का 4, इसने नंबरिंग कर दिया। समझ आ रही है। इसने 3 माना है, इसका नंबरिंग 7 किया, इसका 2 किया, इसका 9, इसका 5, इसका 4। और यहाँ मेन का भी उसी तरह से M का 2 किया, A का 8 किया, I का 7 और N का 6। अब कह रहा है आप बताइए मुझे प्लेन का क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि कोई अल्फ़ाबेट, कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई लेटर इसमें अगर मैच कर रहा है, कोई अक्षर अगर इसमें मैच कर रहा है, तो आप उसका मिलान करें। हम देखेंगे कि यहाँ भी A है, सॉरी ये तो नहीं मैच, I है, यहाँ भी I है और यहाँ भी I है। तो यहाँ I का वैल्यू कितना है 7, तो क्या यहाँ भी I का वैल्यू 7 है। तो हाँ, यहाँ भी I का वैल्यू 7 रखा गया। दैट मीन्स ये कुछ नहीं, इन्होंने अपने मन से कोड वर्ड एक तय कर रखा है और उस कोड वर्ड के हिसाब से उन्होंने उसको डिज़ाइन कर दिया। अब हमें उसी के अकॉर्डिंग नीचे वाले को बनाना है। तो अगर आप बनाने जाएंगे तो हम स्टार्ट करते हैं बनाना। क्या P इसमें है? P का कोड वर्ड क्या रखा उन्होंने? P का कोड वर्ड उन्होंने रखा है 9, तो हमने 9 लिख दिया। फिर L का ढूंढते हैं, L का क्या रखा है 5, तो L का हमने 5 ले लिया हमने भी। A का कोड वर्ड उन्होंने रखा है 8, तो हमने 8 ले लिया। I का 7 और N का 6। ये सबसे आसान वाला है। जो भी लेटर आपको दिखाई देंगे, जो भी अक्षर आपको इसमें दिख रहा है, सभी अक्षरों के लिए उन्होंने पहले से एक कोड वैल्यू तय कर दिया है। आपको बस मिलान करना है कि जिन अक्षरों के आपसे कहा गया सॉल्व करने के लिए वो उसमें है या नहीं है, तो उनके अकॉर्डिंग आप अपना वैल्यू लिख देंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट लाया है। ट्विस्ट क्या किया उन्होंने, अब वो क्या कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट एक ही अल्फ़ाबेट, सॉरी एक ही वर्ड लिखा, इम्पॉर्टेंट। ध्यान दें ये बड़ा वर्ड है, ऊपर वाले छोटे छोटे थे, ये 4 ही अक्षर का था और ये 6 अक्षर का था, बट ये इम्पॉर्टेंट काफ़ी बड़ा है और उसने उसका कोड वर्ड तय किया 3, 2, 6, 7, 9, 5, 4। दैट मीन्स हर एक लेटर के लिए एक डिजिट उन्होंने तय कर दिया। अब वो कह रहे हैं बताइए तो ट्रेन का क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आप जान जाइए कि इसी में इसका एक ही वर्ड में वो सारे अल्फ़ाबेट, वो सारे अक्षर हैं जो आपको चाहिए था। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं है या नहीं। तो T है यहाँ पर, T का वैल्यू उन्होंने क्या रखा है, T पीछे से 1, 2, 3 चौथा है, 1, 2, 3, 4, तो दैट मीन्स T का रखा इन्होंने 5, तो हमने 5 ले लिया। फिर बारी आती R की, R उसके जस्ट बगल में है, R का है 9, तो हमने 9 ले लिया। उसके बाद A की बारी आती है, A T के जस्ट पीछे है, इसका 4 है, तो हमने 4 ले लिया। उसके बाद बारी आती है I की, बिल्कुल फर्स्ट में है, स्टार्टिंग में है 3, हमने 3 ले लिया। उसके बाद बारी आती है N की, N यहाँ पर है बैक साइड, तो हमने 8 ले लिया। तो हमारा आंसर हो गया 5, 9, 4, 3, 8। दैट मीन्स एक ही वर्ड में वो सारे अक्षर थे जो नीचे लिखा गया था, मेंशन किया गया था। तो ये बहुत आसान है, सच पूछिए तो इतना आसान कई बार नहीं होता है, बट नॉन-टेक लेवल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस इजी होते हैं थोड़े। AA और SSR की जहाँ तक बात की जाए तो उनका स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक है क्वेश्चंस का, 2 ही तो आते हैं कोडिंग से, मगर स्टैंडर्ड सही होता है उनका। आप थोड़े से अटेंटिव रहा करिएगा उनको सॉल्व करते वक्त। कोस्ट गार्ड में क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है, अराउंड 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके रीजनिंग से, तो वहाँ आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। क्वेश्चंस की संख्या भी ज़्यादा होती है, स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करिए, बट ये लेवल स्टैंडर्ड बहुत हाई नहीं है, जैसा मैं बता रही हूँ लगभग वही है। अब हम फिर आगे चले। आई होप फाइंड द वैल्यू समझ में आ रहा है। इसका एक और प्रकार है, यहाँ जो है उसी का हम एक और प्रकार देख लें। अब की बार लिखा गया है कि मैंगो का कोड वर्ड है 41576, और बताइए मुझे कि गुआवा का क्या होगा। मैंने अब पिछली बार कहा था, अगर आपको ध्यान भी होगा, हमने साफ साफ कहा था कि जो अल्फ़ाबेट आपको यहाँ दिख रहे हैं, जो अक्षर यहाँ दिख रहे हैं और यहाँ दिख रहे हैं, उन्हीं से मिला जुला वर्ड बनता है।
तो बहुत आसान है, ऊपर से खोजा आंसर और भरते चले गए। मगर अब की बार अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे जी तो है बहुत आसान, जी का हम 4 लिख देते हैं, सॉरी जी का है 7 लिख देते, मगर यू क्या आपके उसमें अवेलेबल है? मैंगो में नहीं अवेलेबल है। वी अवेलेबल है इस वर्ड में? नहीं अवेलेबल है। तब फिर कैसे निकालेंगे? पहले वाले में वर्ड ऑलरेडी ऊपर वाले वर्ड से अक्षर जो है ऊपर वाले वर्ड के अक्षरों में शामिल था, मगर यहाँ पर तो शामिल है ही नहीं। जब ऐसा सिचुएशन हो तो जनरली ये प्लेस वैल्यू का सिचुएशन होता है। प्लेस वैल्यू मतलब क्रमांक संख्या जो अल्फ़ाबेट में है, जैसे ए प्रथम स्थान पे, बी दूसरे स्थान पे, सी तीसरे स्थान पे। मैं उसी तरह से पूछूं एम कितने स्थान पर, तो अगर आप गिनती करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम 13वें स्थान पर है। ठीक है, तो इसका भी एक ट्रिक है, हम देख लेंगे। इतना कोई बार बार गिनती करेगा तो परेशान हो जाएगा, अभी हम समझाने के लिए कह रहे हैं। तो इस तरह का नियम है। अगर यही बात है कि इन्होंने क्रमांक संख्या लिखा है, प्लेस वैल्यू लिखा है, तो एम का प्लेस वैल्यू कितना है? एम का प्लेस वैल्यू अभी हमने गिनकर देखा, ये 13 है। और ए का प्लेस वैल्यू कितना है? 1। ठीक। एन का प्लेस वैल्यू आप गिनेंगे तो एम के बाद आना 14 प्लेस वैल्यू है इसका 14। और जी का प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। ओ का प्लेस वैल्यू 13 14 15। अगर इस अकॉर्डिंग देखा जाए, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, मैं इसको बड़े में यहाँ लिखकर एक बार आपको समझाती हूँ। इसका प्लेस वैल्यू आया 13, इसका 1, इसका 14 है, इसका 7 है और इसका है 15। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए का 1 लिया गया है, बिल्कुल सही। जी का 7 लिया गया है, बिल्कुल सही। मगर इस 13 के बजाय यहाँ पर आप नोटिस करिए लिया क्या गया है? 4। तो 13 का 4 कैसे हो सकता है? 13 का 13 लिखना चाहिए था। पहले यही ट्रेंड था, 13 को 13 ही लिखते थे, 15 आया तो 15 ही लिखा जाता था। पर अब क्या हो रहा है कि जितने जो 2 डिजिट वाले आपके अक्षर हैं, मतलब 2 डिजिट वाले जितने नंबर्स हैं 9 के बाद, 10 हो, 11, 12, 13 अप टू 26 तक, इनको आपस में ही ऐड कर देते हैं। इनको 12 का 12 लिखने के बजाय 1 + 2, 11 का 11 लिखने के बाद 1 + 1, तो इसके अकॉर्डिंग हम भी प्लस कर दें, क्योंकि ये टेंस में अच्छा डबल अक्षर डबल डिजिट के हैं। तो 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6। अब आप मैच करेंगे तो 4 1 5 7 6, 4 1 5 7 6, आपका आंसर यही आया। इसका मतलब है कि जब हम गुआवा का लिखेंगे तो जो 1 से 9 तक के अल्फ़ाबेट हैं, जो अक्षर हैं, उनको डायरेक्टली लिखेंगे। मगर जैसे ही 9 से हमारा क्रमांक बढ़ेगा तो हम उनको आपस में ऐड करके लिखेंगे। तो ये हम नीचे भी चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो गुआवा का देख लें, जी का प्लेस वैल्यू है, अच्छा ये बार बार प्लेस वैल्यू बहुत टाइम लग रहा है, तो हमने एक ट्रिक हम लोगों ने माना है, ई ज्योति। ई ज्योति का मतलब है कि 5वां अक्षर जो है हमारा, जो 5वां अक्षर जो है हमारा 1 2 3 4 5, ये है ई। उसके बाद जे जो है 10वां अक्षर है, ओ जो है 15 है, आप गिन के देखते जाइएगा, टी जो है 20 है और वाई जो है वो 25 है इतना। अब इनमें से वो कह रहे हैं कि आप हमें बताइए, अगर मुझे कैलकुलेट करना हो कि यू का क्या होगा, सपोज करिए मुझे यू का प्लेस वैल्यू पूछा गया, तो मुझे अगर ई ज्योति याद है तो मुझे ये भी याद होगा कि ई 5 है, जे 10 है, टी जो है सॉरी ओ जो है 15 है और टी जो है 20 है, ये हमारे दिमाग में रहता है। तो आर एस टी यू होता है, तो टी के बाद यू आता है। जब टी का 20 है तो यू का 21 होगा। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, फिर बिल्कुल पक्का हो जाता है। अदरवाइज़ तो हमने ये ऑप्शन कह ही रखा है कि बेस्ट है, बोर्ड पे आप लिख लीजिए,
अल्फ़ाबेट्स को, और जितना चाहिए आप आराम से उसको गिन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एरर बिल्कुल नहीं होता है, एरर से आप बच जाते हो। तो हम इसका भी लिख लें, जी का देयरफॉर ई एफ जी, ये हो जाएगा 7। यू जो है अभी हमने बात की 21, यहाँ भी इसको भी यहाँ बड़े में लिख लेते हैं तो थोड़ा फास्ट होगा हमसे, आपको भी समझने में आसानी होगी। जी 7 है, यू जो है 21 पे है। ये क्या खुल गया? जी जो है 7, यू हमारा 21 है, ये सिंगल में था ऐसे ही रखा है। ए 1 नंबर पे है, यू बी जो है 22 पे है और ए 1 नंबर पे। तो इनको डायरेक्ट लिख रहे जो सिंगल नंबर पे हैं। 7 डायरेक्ट लिखा, ये डबल डिजिट में था तो इसको जोड़ लिया 3 1 2 + 2 = 4 एंड अगेन ए का 1। तो आंसर हमारा हो जाएगा 7 3 4 1। अब इसी आंसर को हम यहाँ लिख सकते हैं 7 3 4 1। कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे जब ऊपर वाला अल्फ़ाबेट नीचे से मैच ना कर रहा हो तो डायरेक्ट कोड वैल्यू नहीं भर सकते हैं, तब हम क्या करेंगे, उसके प्लेस वैल्यू को काउंट करेंगे और 1 से 9 रहने पर डायरेक्ट लिखेंगे। अदरवाइज उससे बड़ा डिजिट रहे तो आपस में ऐड कर लेंगे। कई बारी ऐसा नहीं होता है, 13 का 13 भी लिखा होता है तो आप उसको देख के आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एक बार बोर्ड हम थोड़ा साफ कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसने सीधे लिखा कि मैन का 28 है, 2 ही लिखा जबकि डिजिट्स हमारे 3 हैं, या ऐसे ही और बड़ा हो सकता है। तो एक्चुअली ये क्या क्या, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं। m का प्लेस वैल्यू हमें पता है कि 13 है, आप भी जोड़ सकते हैं या फिर मैं बड़े में लिख के दिखाती हूँ। m का प्लेस वैल्यू है 13, a का प्लेस वैल्यू है 1, a का प्लेस वैल्यू 1 और n का प्लेस वैल्यू है 14। आप भी गिनना सीख जाएंगे तो आप भी डायरेक्ट लिख पाएंगे। अब अगर आप नोटिस करें तो इन सब को बीच में नहीं जोड़ा गया, एक की वैल्यू को दूसरी की वैल्यू के साथ ऐड कर गया, बीच में ऐड नहीं, 1 + 3 नहीं किया। 13 + 1 + 14 अगर आप जोड़ेंगे तो आंसर आपका आएगा 28। अब उसी तरह हम गॉड का भी जोड़ लें तो गॉड का क्या क्या है, जी का हो जाएगा EFG, तो 7, क्योंकि ई हमारा 5वां अक्षर था। वो तो अभी हम जान ही रहे कि 15 पे आता है और डी 4 नंबर पे है, 1 2 3 4। अब इनको जोड़ दे, 15 7 22, 22 में 4 जोड़ा 26। तो अभी इंसान जो है भगवान से आगे चल रहे हैं, इंसानों का टोटल 28 है, भगवान का 26 है। ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट अ जोक, ऐसा कहीं नहीं है कि इंसान जो है भगवान से आगे हैं। एक कोरोना ने पूरी दुनिया की औकात बता रखी है, तो गॉड इज़ मच अहेड ऑफ अस, कितना भी हम तरक्की कर लें। तो यही बात है, जब ऐसा रहे तो आप ध्यान रखना कि उन्होंने उसको ऐड किया। ये आपके लेवल तक का है, इसको भी इन्होंने और इन्हेंस कर रखा है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। जैसे अच्छा, आज हम यहीं तक रहें, एडवांस लेवल जब हम बात करेंगे तो वो हम उस वीडियो में से आगे की बात करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगला है हमारा रिवर्स्ड ऑर्डर जाने के, रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर जैसा नाम से क्लियर है कि उल्टा जाने की बात है। यहाँ भी फिर बता दूँ, क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा, क्वेश्चन में इतना ही लिखा रहता है कि यदि पेंसिल का कोड वर्ड ये है तो बताइए कि किसी और का क्या होगा। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है, तो उन्होंने कहा पेंसिल का कोड वर्ड ये है, तो ये कोड बना कैसे हम जरा देखें। प्लस माइनस ट्राई करते हैं, P का किया हमने K, चलते हैं P यहाँ पर है 1 2 3 4 5, दैट मीन्स -5 है। E का हो गया V, तो आप अगर काउंट करोगे E 5वें स्थान पर, V 22वें स्थान पर, बहुत ज़्यादा है। तो जब इस तरह का रिवर्स ऑर्डर होता है, इसका एक बहुत छोटा सा ट्रिक है
आप क्या करिएगा, जब अगर कोई मैच ना हो, अगर हम 5 में से 22 को हटाएंगे तो 17 5 22 ये 17 हो जाएगा। जो है ई से कितना 17 घर आगे चला जाएगा। तो ये बड़ा बेमेल सा है, पहले ही कहा था एक सिस्टमेटिक ऑर्डर चलता है। तो आप अगर आप समझ पा रहे हैं कि ये नहीं सिस्टमेटिक चल रहा है तो आप एक और तरीका अपनाया करिए। आप क्या करिए तब कि ये देखिए कि उल्टे क्रम में है कि नहीं। उल्टे क्रम को देखना बड़ा आसान होता है। इसका जो ट्रिक ये है कि आप जो डिजिट दी गई है वो कितनी है, P। आपको पहले से पता है M 13 होता है, 14 15 16 नंबर पे है। तो दिए गए नंबर का क्रमांक में अगर 11 घर और चले, अर्थात जो आपका अल्फ़ाबेट है P, वो और जो उसका कोड वर्ड दिया गया है, उन दोनों का क्रमांक 27 आएगा। या ऐसे समझे कि अगर हमको विपरीत क्रम लिखना है तो 27 से अगर आप दिए गए अल्फ़ाबेट के क्रमांक को माइनस करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वही उसका विपरीत क्रम होगा। मैं फिर समझाऊं, जब भी विपरीत क्रम निकालना हो कि P का क्या होगा, जैसे A का Z होता है, A फर्स्ट में है, पीछे से Z फर्स्ट है, तो A का हम जानते हैं A का कितना है 1। अब हमको करना क्या है कि 27 से 1 को माइनस करना है और जो हमारा आंसर आएगा, दैट मीन्स जो हमारा रिजल्ट आएगा, उस अक्षर को, अर्थात जो 26वें स्थान पे जो अल्फ़ाबेट है वही उसका विपरीत क्रम होगा। तो A का प्रथम स्थान है, 26वें स्थान पर Z है, तो Z उसका उल्टा हो गया, दैट मीन्स जस्ट रिवर्स हो गया। उसी तरह अगर आपको मैं कहूँ कि E का है 5, हम सभी जानते हैं कि E का है 5। अब मैं इसका विपरीत क्रम आपको कह रही हूँ, मुझे बताइए कि E अगर आगे से 5 है तो पीछे से 5 कौन होगा। सेंस यही होता है, E आगे से 5 है तो पीछे से 5वें स्थान पर कौन होगा। एक तो तरीका है कि 1 2 3 4 5, हमको पता चला, पीछे से गिने तो पता चला कि V जो है 5वें स्थान पर है। मगर अब हम चाहते हैं कि नहीं, इसको और शॉर्ट तरीके से गिने नहीं, तो आप कुछ मत करिए, आप 27 - 5 करिए। आंसर कितना आया 22। अब आप क्या करिए, A से आप गिनिए 22वें अक्षर को, देखिए क्या आंसर आता है। यहाँ तक 13 है, हमें पता है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो जो आंसर हमने गिनती करके लाया था रिवर्स ऑर्डर का, वही केवल 27 से माइनस करने से आ गया। तो कभी भी रिवर्स ऑर्डर निकालना हो तो जो अल्फ़ाबेट, जो अक्षर दिया गया है, उस अक्षर के क्रमांक संख्या को 27 से माइनस कर दें और जो क्रमांक संख्या आपको मिलता है, अर्थात जो आंसर आता है, उस क्रमांक संख्या के अल्फ़ाबेट को आप लिख दें, वही उसका विपरीत क्रम होगा। विपरीत क्रम का मतलब आगे से जो क्रमांक है वही पीछे से गिनने पर क्या होगा। क्लियर है? चलिए, तो अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करें फर्स्टली। अभी हम स्क्रीन क्लियर कर लें। हमें कहा गया है रिवर्स पेंसिल का वही है, तो यहाँ वही हुआ है। P जो है आगे से 16 है, तो इसका रिवर्स ऑर्डर, ये आगे से 16 और ये पीछे से गिनने पर 16 आएगा। ये आगे से 5, ये पीछे से गिनने पर 5, ये आगे से 14, ये पीछे से 14, ये आगे से तीसरा, ये पीछे से तीसरा, ये आगे से IJ 9 है, पीछे से 9, इसी तरह सारा है। स्पेस की कमी है, आपको हम यही समझाना चाह रहे हैं। आप इतना करने के बजाय बस 27 माइनस करके जो रिजल्ट आता है वही उसका आंसर हो जाएगा। मैंगो का कोड वर्ड अब उन्होंने बताया 58423। अगर अब इस पे हम जाते हैं तो M का कोड वर्ड क्या है, हमको पता है 13 है, A का 1 है, N का 14 है,
G का 7 है। मैं थोड़ा बड़े में लिखूं, M का 13, A का 1, N का 14, 14, G का 7 है, O का 15 है। इस हिसाब से देखा जाए तो कोड वर्ड बनना चाहिए था 4, 1, 5, 7, 6, मगर ऐसा बना है? नहीं बना। तो जब इस तरह से किसी का वैल्यू तय किया गया और वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, तब इसका मतलब है कि इसको भी रिवर्स ऑर्डर में इसकी काउंटिंग हुई। एम आगे, जैसे हम ए को ले ले, ए आगे से 1 नंबर पे है, मगर पीछे से गिने जेड से अगर हम चलना स्टार्ट करें काउंटिंग को, तो ये अगर इसी तरह से काउंटिंग जारी रहा तो ए कितने अक्षर पे आएगा? अब 26वें प्लेस पर आएगा, क्योंकि हमने रिवर्स ऑर्डर से काउंटिंग की है। तो देखें कि ये बात जायज़ है या नहीं। तो आप इजी वन को ट्राई करिएगा जो आसान आपका हो। तो हम यहाँ कर रहे, ए का हमने 26 लिया, तो 26 को आपस में ऐड करोगे तो क्या होगा? 8। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या किया गया है, रिवर्स ऑर्डर में वैल्यू को ऐड किया गया, रिवर्स ऑर्डर में उसकी वैल्यू निकाली गई, फिर उस वैल्यू को यहाँ लिखा गया है। तो हम भी अब रिवर्स ऑर्डर के वैल्यू को ही लिखेंगे। एक बार फिर मैं स्क्रीन क्लियर कर लूँ। बहुत तो m का रिवर्स ऑर्डर वैल्यू है 14। आप पीछे से काउंट करके देख लीजिएगा। इसका है 26, इसका हो जाएगा 13, इसका रिवर्स ऑर्डर वैल्यू जो हो जाएगा 20, इसका रिवर्स ऑर्डर वैल्यू है 12। इन सबको आपस में जोड़ा, 1 + 4 = 5, 2 + 6 = 8, 1 + 3 = 4, 2 + 0 = 2, 1 + 2 = 3। तो आंसर हो गया हमारा 58423। आंसर क्या हो गया? 58423। तो अगर अभी हमको अगर गोल्ड का निकालने देता तो हम भी वही करते, फिर हम बस ही लिखते। मैं इसको सिर्फ तरीका बताना चाह रही हूँ, क्वेश्चंस फिर हम और बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। एक बात हमने पीछे वाली बोर्ड पे लिखा था, ये जो VQLJB है ये रिवर्स ऑर्डर वैल्यू। पीछे से अगर आप गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो पीछे से 5 ये है। पीछे से अगर 10वां गिनेंगे तो ये 5 और 6 7 8 9 10, पीछे से ये 10 हो जाएगा। इसको गिनोगे तो 11 12 13 14 15, पीछे से 15 नंबर पे आएगा। इसी तरह से फिर काउंटिंग आगे 15 16 17 18 19 20, तो पीछे से ये 20 हो जाएगा और पीछे से ये 25। ये जो हमने लिखा था आगे से काउंटिंग करके लिखा था, फाइव, ये आगे से काउंटिंग करके आया था हमारा 10 15 20 और ये 25। तो इसको एक ट्रिक के तौर पे भी बहुत लोग रटते हैं या याद रखते हैं। आप भी रखेंगे तो थोड़ा फास्ट जाएंगे। सपोज करिए यार VQLGB मुझे याद रहे, ये थोड़ा आसान है, ई ज्योति, तो एक वर्ड जैसा रहता है, इसको VQLGB बोलना थोड़ा सा ऑड सा लगता है, बट अगर आप याद रख पाएँ तो ऐसे भी आप जा सकते हैं, काउंटिंग या माइनस वाइनस। जो दूसरा तरीका हमने बताया कि रिवर्स पता करने के लिए इसको हम उसी बोर्ड पे लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। नोट, हाँ ये तो लिखा हुआ है। रिवर्स ऑर्डर जानने के लिए अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू को 27 से माइनस करिए। जो भी प्लेस वैल्यू उसका है, दैट मीन्स 27 माइनस प्लेस वैल्यू इक्वल टू रिवर्स ऑर्डर। ये आप ध्यान रखिएगा, ज़रूर इससे बहुत फ़ायदा होगा। अब यहाँ चलते, यहाँ हमने क्या लिखा? वाई स्पेशल लिखा। कभी कभी बहुत अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ देते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को देख लें, यहाँ MAN 3 ही अल्फ़ाबेट हैं और इन्होंने क्या किया, इस 3 अल्फ़ाबेट को 6 में बदल दिया।
LN B ZBMO, तो ये क्या क्या होगा? थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना होगा, कोई यहाँ परंपरागत रूल नहीं है यहाँ इसके लिए। तो अगर हम देखें, मान लें कि M का LN है तो क्या स्थिति होगी? M के आगे L, M के बाद क्या आता है? N। दैट मीन्स M का एक प्रीडिसेसर और एक सक्सेसर, एक आगे वाला और एक पीछे वाले ले लिया। और ये क्रम अगर यहाँ भी करें तो A के आगे आता है Z और A के बाद आता है B, Z और B। उसी तरह N का देखिए, N का आता है आगे M और पीछे O, M O, अर्थात एक आगे से लिया और एक पीछे से लिया और लिख दिया। गॉड को भी देखिए, गॉड में भी ये स्थिति है, G उसके यहाँ पर भी कुछ अलग हुआ है, मगर हम जानते हैं G के आगे EF आता है, I नहीं आता है। तो अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना, जाहिर है कि I और J जैसे जो अल्फ़ाबेट है, यहाँ भी 3 का 6 इन्होंने किया है, 3 अल्फ़ाबेट थे उनको 6 में बदला है। तो वो क्या कर सकते हैं हम देखें, G के बाद H आता है, H के बाद IJ, है ना, G के बाद H, H के बाद IJ। दैट मीन्स उन्होंने एक घर छोड़ के IJ लिख लिया, H को छोड़ के IJ ले लिया। उसी तरह O के लिए भी करेंगे, P को छोड़ देंगे, QR ले लेंगे, लिया है। उसी तरह हम D के लिए भी कर दें, D के लिए E को छोड़ दिया और FG को ले लिया, उससे आगे है। तो ये कुछ अलग अलग हटके हैं। ऐसे नियम भी कभी कभी आ जाते हैं। जब ऐसे नियम आए तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें, बहुत टफ नहीं होता, आप इजीली इसको भी पता कर पाएंगे। ये फाइंड द वैल्यू के टाइप का ही था। हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अब रिवर्स ऑर्डर से आगे बढ़ते हैं। अब ये रीअरेंज द वर्ड एक क्या है? रीअरेंज द वर्ड में दिए गए वर्ड को ही हम अलग तरीके से अरेंज करते हैं। अलग तरीके से क्या अरेंज करते हैं भाई, कैसे अरेंज करते हैं? तो जो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो जितने अल्फ़ाबेट आपको यहाँ दिख रहे हैं, अर्थात जितने अक्षर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलना चाहिए, उसका मतलब भाषाएं हो जाती, फिर अल्फ़ाबेट मैं इसलिए बोल रही हूँ। जितने अक्षर आपको यहाँ दिख रहे हैं उन्हीं अक्षरों को कहीं ना कहीं यहाँ आप पाएंगे। कोई अक्षर ना बढ़ रहा होगा ना कोई घट रहा होगा, बस उसने स्थान परिवर्तन किया होगा। बहुत आसानी से एक झलक में समझ में आता है कि जो अक्षर यहाँ है वही अक्षर यहाँ भी रिपोर्ट करो। तो दिस इज द इजीएस्ट वन, सबसे आसान है। यहाँ वर्ड हमारा था पार्डन, इसने क्या किया, बस इसको उलट के लिख दिया, NODRAP, उल्टे क्रम में लिख दिया, हो गया, बात ख़त्म। इतना इजी नहीं पूछेगा, ये हम समझाने के लिए, सिर्फ बताने के लिए किए कि इतना इजी भी हो सकता है। बस पूरे वर्ड को उलट कर लिख दिया गया, कोई भी फेरबदल नहीं है ज़्यादा। अब इसमें क्या हुआ है, इन्फॉर्मेशन में क्या हुआ है इसको देखें। इन्फॉर्मेशन में यदि आप नोटिस करेंगे तो मैंने यहाँ M को पहले अंडरलाइन कर दिया, थोड़ा सहूलियत हो जाए आपको। तो यहाँ जो है R N I नहीं R O सॉरी, ये है R N, N को ना लिख के पहले O लेना होगा। R के बाद आएगा O, O के बाद F, F के बाद N, फिर I, ROFNI। और फिर जो मिडिल वर्ड था उसको ज्यों का त्यों उतार दिया, फिर इन बाकियों को भी रिवर्स में लिख दिया, NOITA। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम आंसर। अर्थात कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अल्फ़ाबेट थे। 11 अल्फ़ाबेट को इन्होंने क्या किया, अलग तरीके से बनाया। इन्होंने बीच वाले को जो 6th डिजिट था उसको स्टैटिक रखा और बाकी सब को उलट के लिख दिया, जो हमारा आंसर यहाँ आया है। अब यहाँ कोई रूल काम नहीं करता, उनको जैसे मन, जिस तरह से मन वैसे अरेंज करेंगे। ये आपको होना चाहिए, आपको निकालना है कि हाउ इट इज़ सॉल्व्ड। फिर अगेन एक दूसरा हम वर्ड्स देखते हैं जो गवर्नमेंट है।
गवर्नमेंट में इन्होंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल 10 डिजिट्स, सॉरी 10 लेटर्स, अक्षर हैं हमारे पास, इनको इन्होंने कैसे किया, तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया, तो GO को OG कर दिया है। दैट मीन्स इसको दो दो का पेयर बनाया, मैं ऊपर क्लियर कर दूं, थोड़ी आसानी रहेगी समझने में। उसी तरह से फिर RN है, EM NT, और इनको उलट के लिख दिया, GO को OG, इसको EV, RN को NR, ME को EM, NT को TM, मतलब दो दो के जोड़े में इसको बस उलट पुलट किया। अब प्रॉब्लम ये उठता है कि एग्जामिनेशन में रैंडमली 30 सेकंड में ये बात हमारे कंसेप्ट में, हमारे दिमाग में आता है कि नहीं, जनरली आ जाता है, बहुत टफ नहीं होता है, आप इसको एक बार देखकर समझ सकते हैं। फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम हो, बाय द वे आपको नहीं समझ में आ रहा, तो एक छोटा सा ट्रिक है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखने में बहुत भारी भरकम लग रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में है, बट समझना बेहद आसान। जैसे मैंने इसको जानबूझकर इस तरह से ब्लॉक्स में बांटा, समझना आसान होगा। हमें एक वर्ड दिया कॉलीफ्लावर और उसका कोड वर्ड दिया CLULFIEWR। देखने से स्पष्ट है कि इसमें किसी भी अक्षर को, लेटर को बदला नहीं गया है, केवल उनका स्थान उल्टा पुल्टा किया। कैसे किया गया, क्या किया गया, हमें नहीं पता। सपोज करिए बिल्कुल ब्लैंक है, समझ नहीं आ रहा, 30 सेकंड टाइम है, तो आप क्या करिए, कहीं रफ में आपको नंबरिंग तो समझ में आ ही रहा है कि कौन पहले आया, तो C1 नंबर पे 2 3 4 5 6 कुल 11 अल्फ़ाबेट थे, हमने 11 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिख दिया। लिखने के बाद अब क्या करिए, जो अल्फ़ाबेट जिस प्लेस वैल्यू पे, यहाँ प्लेस वैल्यू नहीं लिख रही हूँ, मैंने कौन अल्फ़ाबेट कहाँ था उसके अनुसार उसका डिजिट उतार दिया। C प्रथम स्थान पे था तो 1 नंबर यहाँ है, L कहाँ पे है, चौथे नंबर पे है, तो 4 यहाँ पर है, U जो है तीसरे नंबर पे है, A जो है दूसरे नंबर पे है। अब आगे बढ़े, फिर है L 7 नंबर, F 6 नंबर, I जो है यहाँ पर है 5 नंबर। फिर आगे बढ़े, E 10 नंबर है, ऊपर लिखा हुआ है, W 9th वाले स्थान पर है, और O जो है 8वें स्थान पे था, R ज्यों का त्यों। समझ रहे हैं, मैंने पहले 1 2 3 4 5 6 11 तक उनकी नंबरिंग लिख दी, उसी नंबरिंग के हिसाब से भर दिया कि इस अल्फ़ाबेट को इस स्थान से उठाकर ऐसे लिखा गया। अब हमारे पास लिखा है, एक नंबर है 1 4 3 2 7 6 5 10 9 8 11। अब हो सकता है मेरे समझ में कुछ नहीं आया कि ये क्या हुआ है, बट ये कोड वर्ड पता चला कि इनका जो नंबर जो था, जो अल्फ़ाबेट था, उनको ऐसे ऐसे उलट पुलट के लिखा गया। अब उसी के अनुसार हम लिख देंगे 1 नंबर C। अब चौथे नंबर पे कौन सा वर्ड है, 1 2 3 4, तो C लिख दिया। फिर तीसरा वाला है 1 2 3, L लिख दिया। फिर दूसरा A 1 2 3 4 5 6 7, तो T लिखा। फिर 6 नंबर A है, L जो है 5वें स्थान पर है। फिर आ जाए 10 पे, पीछे से 10 ढूंढना आसान भी था, ये O है। उसके बाद 9 नंबर पे I है, और फिर 8 नंबर पे T है, और ये लास्ट में 11 नंबर का नहीं। तो मे बी आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ में आया, फिर भी हमारा आंसर 100% राइट है, और ये सब कुछ 30 सेकंड में हो जाता है। इन केस आपको जो रीअरेंज द वर्ड होता है, बहुत लोग जंबल वर्ड भी कहते हैं, तो उसको आप ऐसे अरेंज कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा सा जो ये मैंने नंबरिंग लिख के समझने की कोशिश की, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। ये साफ बता रहा है कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ है, और प्रथम और अंतिम जो अल्फ़ाबेट है, जो अक्षर हैं, उसको ज्यों का त्यों रख दिया गया है। या तो आप देखकर ही समझ जाओगे जब आप लिखना डिकोड करना शुरू करोगे, या फिर आपने जो डिकोड करके लिखा है वैल्यू को, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट अल्फ़ाबेट को भर दोगे, तो आपका आंसर 100% राइट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, जो हम लाइव क्लासेस में कर लेंगे। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, आई होप समझ रहे हैं। समय काफ़ी हो रहा है लग रहा है उसे।
नेक्स्ट जो है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। ये सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग क्या है? इसमें अब जो है अभी तक जितना देखा आपने, पीछे भी अभी आपने देखा ही है, जितना पीछे देखा हर एक में एक अल्फ़ाबेट, तो उसके लिए एक डिजिट था, यही नियम था, एक अल्फ़ाबेट एक डिजिट। बट अभी हम जो देख रहे हैं पूरा एक वर्ड है, और एक वर्ड के लिए कह रहा है कि एक ही डिजिट है। उसने कहा सीता प्ले हॉकी, सीता के लिए एक डिजिट, प्ले के लिए एक डिजिट और हॉकी के लिए एक डिजिट। बट जब लिखने की बारी आई तो उसने किसी क्रम को फॉलो नहीं किया। हो सकता है सीता का 7 हो सकता है सीता का 2 हो सकता है सीता का 4 हो। कहने का अर्थ है इन्हीं 3 में से एक कोडवर्ड प्रत्येक के लिए है, बट क्रमांक लिखने का उल्टा पुल्टा आगे पीछे लिख दिया गया। अब आप हमें बताइए कि आई का क्या होगा? ये बाजी में क्वेश्चन पूछा, आई का क्या होगा? आई का वैल्यू क्या होगा? हमसे पूछा जा रहा है कि आई का वैल्यू क्या होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले कॉमन फैक्टराइजेशन वाला नियम निकालेंगे। जाहिर सी बात है कि इनमें कोई एक वर्ड तो रिपीट हो ही रहा है आपस में। आप नोटिस करोगे तो यहाँ भी हॉकी है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं कलर फिर चेंज कर लूँगी, यहाँ भी हॉकी है। अगर दोनों ही सेंटेंसेस में हॉकी है तो दोनों सेंटेंसेस में उसका कोड वर्ड भी लिखा होगा। आई मीन डिजिट जो उनके लिए तय किया गया वो डेफिनेटली दोनों में होगा, कॉमन दिखना चाहिए। तो अगर हम कॉमन करके देखें तो हॉकी दोनों में है, तो जो डिजिट दोनों में कॉमन है वो है हमारा 4। समझ रहे हैं? दोनों में हॉकी वर्ड कॉमन है, तो उसके लिए जो डिजिट कॉमन दिख रहा है वो 4 है। दैट मीन्स हॉकी का हो गया 4। अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ कॉमन है कि नहीं वो भी देख लें हम। यहां पर हमारा जो अगला वर्ड है वो है गेम। यहां भी है और यहां भी है। तो इसका मतलब है इन दोनों सेंटेंसेस में गेम है, तो इसका जो कॉमन डिजिट है वो दोनों में कॉमन होगा। तो दोनों में कौन सा डिजिट कॉमन है? 6। तो हम मान लिए गेम का हो गया 6। अब हम देखते हैं और कोई चीज कॉमन है। ऊपर देखिए प्ले है, नीचे भी प्ले है। टॉप और बॉटम में 2 चीजें कॉमन है, प्ले है। यहां पर तब हम ले लें, यहां प्ले, यहां भी प्ले। तो इसका मतलब है ऊपर नीचे कोई ना चीज कॉमन फिर होगी। यहां है 2 और यहां भी है 2। तो हम मान सकते हैं प्ले का वैल्यू हो गया 2। अब जो रेस्ट बचा, क्या उनकी वैल्यूज हम तय कर सकते हैं? हम जरा ट्राई करें एक बार फिर से। जो रेस्ट वर्ड हैं क्या उनकी वैल्यू तय हो सकते हैं? अब यहां बचा सीता, तो यहां क्या बचा? 7। तो हम लिख सकते हैं सीता का 7। यहां है ईज, यहां है 8, तो ईज का हो गया 8। यहाँ है आई और यहाँ बचा 9, तो आई का हो गया 9। हमसे यही पूछा गया था कि आई का को जो डिजिट वैल्यू यहाँ तय की गई है वो क्या है। तो आई का जो वैल्यू तय किया है दैट इज़ 9। अगर आप इस तरह से आप भी कॉमन फैक्टर करके निकालेंगे तो आप बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, भले देखने में जटिल लगता हो। हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है मैंगो। मीना इट्स मैंगो, मैंगो इज फ्रूट्स, ही इट्स मैंगो। और क्वेश्चन जैसा आता है मैंने लिख दिया है कि फ्रूट का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, और 4 ऑप्शंस आपको इस तरह से दिए रहते हैं। तो फिर हम कॉमन फैक्टराइजेशन यूज़ करते हैं। हमने क्या किया, कॉमन देखा कौन कौन सा है। यहाँ मैंगो कॉमन है, तो दोनों में डिजिट भी कॉमन होना चाहिए। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो मैंगो का हो गया 3। हो सकता है डिजिट
कलर बहुत विजुअल ना हो उसको बदलती हूँ। अगला कुछ कॉमन है, कुछ भी, यहाँ भी मैंगो था, सॉरी यहाँ भी मैंगो था, तो यहाँ भी 3 है, दैट मीन्स मैंगो का हो गया 3। और अगर इसमें कुछ कॉमन हो तो हम चेक करें। एक चीज़ कॉमन और दिख रहा है हमें, आप भी देख सकते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा, यहाँ भी इट्स है, यहाँ भी इट्स है। तब जब यहाँ भी इट्स है तो ऊपर और नीचे में भी कोई एक डिजिट कॉमन होना चाहिए। तो अगर ऊपर और नीचे अगर आप मिलान करेंगे, इसने गलत ही टाइप कर दिया है, नहीं है, टाइप किया है सही। यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, इसका अर्थ है कि इट्स का हो गया 8। अब क्या कुछ कॉमन है इसमें? आप नोटिस करेंगे अब कुछ कॉमन इसमें बचा नहीं, कुछ भी कॉमन इसमें नहीं बचा। तो अब हम क्या करें? जो रेस्ट बचे, क्या उनके वैल्यू पता किए जा सकते हैं? जिनके पता किए जा सकते हैं वो हम ट्राई करते हैं। मीना का हो गया, यहाँ मीना बचा है, यहाँ 5 बचा है, तो मीना का हो गया 5। यहाँ पर ही बचा है और 6 बचा है, तो ही का हो गया 6। मगर यदि मैं पूछूं कि ईज का और फ्रूट का क्या होगा, तो आप बता पाएंगे? चूंकि कुछ कॉमन नहीं है तो ईज और फ्रूट का डिसाइड करना मुश्किल है। हो सकता है ईज का 4 हो सकता है ईज का 9 हो सकता है फ्रूट का 9 हो या फ्रूट का 4 हो, दैट इज नॉट क्लियर। अब हमसे पूछ रहा है बताइए फ्रूट का क्या होगा, तब आप क्या करेंगे कि आप ध्यान रखेंगे कि फ्रूट का क्या होगा। ये जानने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन उन्होंने दिया है। कहा है फ्रूट का केवल 4 है, फ्रूट का केवल 9 है। ये दोनों बातें गलत है, आप जान रहे हैं, मगर नन ऑफ दीज होना चाहिए। अक्सर बच्चे यही सोचते हैं नन ऑफ दीज होगा, बट ये नहीं है। ये तय है फ्रूट की वैल्यू 4 या 9 में से कोई एक डेफिनेटली है। कौन सा है ये आपको क्लियर नहीं है, तो हम कह सकते हैं 4 या 9, जो कि यहाँ लिखा गया है। दैट मीन्स फ्रूट का वैल्यू है जो है वो या तो 4 होगा या 9 होगा तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो हमारा आंसर होगा 4 या 9, जो कि सी नंबर ऑप्शन में है। तो दैट इज द राइट आंसर। प्लीज ध्यान रखना, नन ऑफ दीज ना लिखने से अच्छा है कि अगर ऑप्शन में 4 या 9 दिया है तो वही आंसर सही होगा। अगर कोई इस तरह से ना दिया रहता है, यहाँ 4 या 3 दिया रहता, तो वो भी गलत हो जाता, तब हम नन ऑफ दीज लिखते। और अभी जो ऑप्शंस हैं उनमें ये सही माना जा सकता है, ठीक है। मगर थोड़ा और हम फास्ट चलते हैं, एक और इसका एक ऑप्शन बचा है, बस उसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो थोड़ा पेशेंस रखें आप। इसके बाद हम ये वाला सेक्शन देखते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग ही है, बट हम बार बार कह रहे हैं चीज़ें मॉडिफाई हो रही, कुछ ना कुछ नया ऐड हो रहा है। तो अभी जो नया ऐड हुआ है हम उसको देख लें। नया क्या ऐड हुआ है कि आई रीड बुक्स, ठीक है। तो यहाँ कोई डिजिट होना चाहिए था ना, इन्होंने डिजिट नहीं रखा, इन्होंने अल्फ़ाबेट या वर्ड के बदले वर्ड ही दिया, और बड़े मीनिंगलेस हो, टिट बिट बीर बेर पिन पिन इस तरह का होता है। तो आई रीड बुक्स का टिट बिट सिट लिखा हुआ है। तो हम देखें कि पहले इनमें कॉमन क्या है। हमने देखा कि कॉमन जो है यहाँ पर कॉमन है हमारा, मैंने इन कलर जानबूझकर चेंज करना चाह रही हूँ, आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो ये हमारा है बुक्स, और कुछ बुक्स कहीं और नहीं है, तो इन्हीं 2 सेंटेंसेस में है। तो इन 2 सेंटेंसेस में जो सामने उसके कोड वर्ड्स हैं, इनमें से भी 2 कोई वर्ड कॉमन होना चाहिए। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो कॉमन वर्ड है वो है बिट। तो हम लिख सकते हैं बुक्स का वैल्यू हो गया बिट। अब अगला कॉमन देखते हैं। अब कुछ कॉमन है, इधर तो कुछ नहीं दिख रहा है, एक दिख रहा है, ए। तो ऊपर और नीचे में जो कॉमन वर्ड होगा वो है शिट। तो आई का हो गया शिट। अब अगर हम और कुछ पता करना चाहें तो एक इधर रीड बचता है
इधर रीड बजता है और इधर टीट बजता है, तो रीड का हो गया टीट। मगर उसके बाद किसी भी वर्ड का कॉमन निकालना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि कॉमन कुछ बचा ही नहीं। इधर आर गुड है तो इधर हिट पिट है, आई एम हैप्पी यहाँ लिटरेट है, तो पता नहीं चल रहा। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो बाकियों के लिए हम वही लिखेंगे, दोनों में से कोई एक ऐसा लिखकर काम चलाया जाता है। बट हमारा क्वेश्चन था बुक्स का क्या होगा, तो बुक्स का क्या निकला है बिट, तो सही आंसर हमारा क्या होगा ए, तो बुक्स का आंसर है बिट। मैं आपको फिर एक बार बोलूं, ये जो था बहुत ही बेसिक लेवल था, बिल्कुल बॉटम वाला, ठीक है। आप इसको समझिए और बनाइए। आपके जो सिलेबस के लिए आपकी जो बुक प्रोवाइड की गई है इंस्टीट्यूट की तरफ से, आप उनको सॉल्व करके देखना, जितने क्वेश्चंस हैं उनमें से सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। बट हम बाद में इसका एक एडवांस लेवल भी बना देंगे, जैसे एनडीए के कुछ बच्चे होते हैं या कोस्ट गार्ड में भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन इससे थोड़ा टफ हो जाता है, विशेषकर एनडीए वाले बच्चों को भी, या ऐसे ही कोई एडवांस रीजनिंग समझना चाहता है तो उनको इनसे थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे हैं, कोडिंग, लॉजिकल कोडिंग होता है और एक दो कोडिंग और है, मैथमेटिकल कोडिंग है, जिनकी चर्चा मैंने यहाँ नहीं की क्योंकि वो आपको नहीं आता है। तो लॉजिकल या मैथमेटिकल इस तरह के जो कोडिंग के रूल्स हैं उनको हम एडवांस वाले में देख लेंगे। यहाँ तक से डेफिनेटली आपका बिल्कुल एयरफोर्स नेवी के लिए सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है। आप इससे आपके सिलेबस के भी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे बुक वाले। और फिर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिए, सारा डिस्कशन हम लाइव क्लास में कर लेंगे। सो दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगेन श्री कृष्णा शूट, रेलवे हंटर रोड, पटना की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं आप इसको समझें। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। अगर सही लगता है तो लाइक करें और शेयर करें। दैट्स ऑल। थैंक यू।